नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार मध्य निश्चित सिपाही न्यू भर्ती 2025 के लिए एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें जीके जीएस, आपका बिहार जीके, करंट अफेयर और हिंदी संपूर्ण रहने वाला है, जो बिल्कुल आपके न्यू एग्जाम पैटर्न पर हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा आप सभी, और जो कक्षपाल का फॉर्म भरे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आज का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा, और जो चल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मध्य निश्चित सिपाही से संबंधित कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो सेशन को लाइक करके एक बार शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है पेपर के लिए, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। याद रखिएगा बक्सर कहाँ पड़ता है, अपना बिहार में पड़ता है, और इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो, और उसके बाद मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ये तीन इधर भारत की तरफ से था, और उधर आपका अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। विजय किसका हुआ था, अंग्रेजों का हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, इलाहाबाद की संधि आपका 1765 में होता है। याद रखिएगा, इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि किया जाता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडियन कंपनी को दिया था। यह चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चीजें यहां तक क्लियर हैं। आपसे उनको बताइएगा बहादुर शाह जफर के बारे में, इसके बारे में आपसे क्या जानते हैं। तो कह सकते हैं बहादुर शाह जफर वही है जो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक था। बात समझे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। कहां पे, इंग्लैंड में। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, ये लगभग आपका 1760 के दशक में हुआ था, 18वीं सदी में। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि उत्पादन भी कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहा है, आयात नहीं निर्यात कर रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बता सकते हैं आप सभी। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, बिल्कुल आपके मध्य निश्चित सिपाही और कक्षपाल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल जो आपका एग्जाम सिलेबस है उसी सिलेबस पर हम तैयार किए हैं। तो इसे आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और जितने प्रश्न और एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको याद करते चलिएगा आप सभी, ठीक है, ताकि आपका बेस बन सके। और देखिए आपसे बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए हम एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिए हैं, जो बिल्कुल न्यू क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी क्लास करवाया जाता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाता है। बेस्ट कंटेंट के साथ में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, जहां पर नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज आपको दिया गया है। तो जो भी बच्चे अगर बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आप सभी तैयारी कीजिए। मिनिमम फी में सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर शो कर रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, जाके प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां से भी जाके आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दिल से इतना आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चाय। ध्यान दीजिएगा, भारत चाय के उत्पादन में अग्रणीय है, प्लस में कह सकते हैं कि निर्यातक भी सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है भारत। देखिए अगर भारत की बात किया जाए, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है, असम। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, असम का गुवाहाटी करता है। और सबसे अच्छा किस्म के चाय का उत्पादन कौन करता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा कुमार गुप्त के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। बात समझे, गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त। अच्छा, इसको ध्वस्त किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था 1193 के अप्रॉक्स में। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, बिल्कुल। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा जो आप ही चाय के बारे में बताएं। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था,
1953 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना के बारे में। बात समझ गए आपसे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चलिए क्वेश्चन 5 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो अभी के समय में भील जनजाति जो है ना, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 जनगणना के अनुसार। वहीं गोंड जो है ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और संथाल जो है ये आपका तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आप सभी RRR जो मूवी देखे थे, ठीक है, ये आपका भील जनजाति पर ही बनाया गया मूवी है। बात समझ रहे आपसे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौटिल्य की कूटनीतियों के कारण मौर्य वंश की स्थापना हुआ था मगध पर। बात समझ रहे आप सभी? बिल्कुल। अच्छा, इसका पुत्र कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी, बिंबिसार। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड़ पुरुष कहा जाता था उसको, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? कब? 1984 में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, एक अमेरिकी कंपनी था यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कीटनाशक दवा बनाती थी, ठीक है, उसी कंपनी में जो है कि इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसे हम से मेथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसे MIC कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला सबसे पहला कौन था? यानी कि सबसे पहले विश्व का भ्रमण किसने किया था समुद्र मार्गों से? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैगेलन हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझे? कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। 1519 के अप्रोक्स में जो है कि इसने शुरू किया था भ्रमण को। अच्छा, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, याद रखिएगा आप सभी। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, ध्यान देंगे आपसे। निकला था भारत खोजने के लिए, पर अमेरिका का खोज किया था। आपसे बताइएगा कि भारत का खोज किसने किया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। उद्देश्य क्या था? विलुप्त हो रहे प्राणी और पौधे का रक्षा करना, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पटना बिहार में है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 11 है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? देखिए, आज का सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी बताइएगा। देखिए, मेरे साथ में आप जुड़े रहिए, ठीक है, हम आपको पूरा तैयारी करवा देंगे बेस्ट कंटेंट के साथ में। देखिए, जो आपका सिलेबस है ना, बिल्कुल सिलेबस के आधार पर हम तैयारी करवाएंगे ना, तो प्रश्न छूटने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। दिक्कत क्या होता है कि पढ़ना आपको क्या है सिलेबस में, और पढ़ाता है कुछ और ही, ठीक है। पूरा अगर हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बैठा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। जो आपको सिलेबस में मेंशन किया गया उसको पढ़िएगा ना, रिजल्ट होने का प्रबल संभावना होगा। अगर जिधर तिधर से पढ़ना चालू कर दीजिएगा, जो मन तो क्वेश्चन लगाइएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट में कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाएगा, जो सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल उसी आधार पर हम आपको तैयारी करवा देंगे बेस्ट तरीके से। तो आपको भटकने का कोई काम नहीं है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना वीडियो यहाँ आएगा उस वीडियो को आप देखते रहिएगा, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी बात किसी के बहकावे में नहीं जाना है, बस जितना हम आपको दे रहे बस उसको आप पचाते चल जाइएगा, आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग में। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? कब स्थापित किया गया था? 1897 में स्थापित किया गया था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। देखिए, शिव समुद्रम में स्थापित हुआ था जल विद्युत संयंत्र 1902 में, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? तो 2 प्रश्न को याद रखेंगे आप सभी। चलिए क्वेश्चन 12 है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो देखिए, आदिवासियों के कमजोर वर्ग का स्थान जो दिया गया है यह आपका अनुच्छेद 342 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसी के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अधिसूचना जारी कर सकता है। चलिए अगला है कि बिहार में राज्यपाल
विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर निर्वाचित नहीं हो रहा है, मनोनीत हो रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है, तो 75 सीट है बिहार में विधान परिषद। देखिए एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। तो विधान परिषद का 75 सीट है यहाँ पे, बात समझे। तो कितना सदस्य मनोनीत करेगा राज्यपाल, तो 1/6 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आसान प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है, तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा ही प्रश्न आ जाता है पेपर में, बात समझे, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज को दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 1992 था, बट 1993 में इसको दर्जा मिला था, ये फैक्ट को याद रखिएगा। अगर वही नगर पालिका की बात किया जाए तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का ही था, बट इसको दर्जा मिलता है 1994 में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल के समय से। चलिए हिंदी का प्रश्न देखिएगा कि नयन में कौन सी संधि है। तो देखिए नयन में जो संधि है वो आपका अयादी संधि है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अयादी स्वर संधि हो जाएगा नयन में। देखिए जहां पर आपको 3 वर्ण देखने के लिए मिले, जैसे कि नयन हो गया, जैसे कमल हो गया, ये सभी में अयादी संधि होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। जहां 3 वर्ण रहे ना वहां आपको अयादी संधि टिक करना है, बात समझ रहे आप सभी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केलों का ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी, संतोष होना या संतोष हो जाना या मन ठंडा हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है कि यह मेरा घर है, बिल्कुल सही कथन है, यानी कि शुद्ध है। हाथी बहुत मोटी है, देखिए हाथी मोटी नहीं, हाथी पुल्लिंग शब्द है, बात समझे। तो हाथी बहुत मोटा है, यहाँ पर हाथ नहीं रहता तब जाके मोटी होता, तो यही आपका गलत है, बाकी बात सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है कि थोड़ी या कम, ठीक है, तो ये परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। गुणवाचक में किसी का गुण दोष को दर्शाएगा, संख्यावाचक में संख्या बताएगा, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अगला है कि पंचमूर्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या गिनती करने वाला है, बात समझे। पंचमूर्ति, पंचमुखी, सप्ताह, ये सभी में कौन सा समास होता है। तो जहां पर भी आपको संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए वहां पर आपका द्विगु समास होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। तेराहा, ये सभी क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है किसके कारण से। देखिए ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसी प्रकार से काटा हुआ हीरा जो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही जगमगाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा। तो ये आपका -40 डिग्री पर होगा, याद रखिएगा, कितना, -40 डिग्री पर। अगला है टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए वर्षा में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों। जब आप एंटीना को देखते होंगे तो वर्षा के समय में सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि एंटीना छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। वर्षा की बूंद रेडियो तरंग को अवशोषित करती है, बिल्कुल अवशोषित करती है। अच्छा, वर्षा की बूंद रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, ये भी सही है कि बिल्कुल विचलित कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक
कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन में डी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे पहले आपको हम एक तुक्का मारने वाला वीडियो बताए थे ना, उसमें एक आपको बताए थे कि अगर प्रश्न नहीं पता हो ना तो जिसका लेंथ बड़ा हो ऑप्शन में या ज़्यादा देर या ज़्यादा बड़ा समझाया गया हो वो होने की प्रबल संभावना होता है आंसर। और देखिएगा यहाँ आपको एग्जाम्पल में देखने के लिए मिला ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो यहाँ पर धातु तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया गया है, तो 2882 हो जाएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। अगला है निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं। तो राइट आंसर होगा पारा और जस्ता को कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र और देश दिया हुआ है। अशोका जापान में है, बिल्कुल सही है। लाका शायर ब्रिटेन में है, ये भी सत्य है। सलेम भारत में है, ये भी सत्य है। बर्मिंघम फ्रांस में है, नहीं गलत है। बर्मिंघम जो है ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है बर्मिंघम? ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। तो ये आपका रामनंद रखते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रामनंद जो है भक्ति आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो ये तो प्रश्न पूछ लिया गया। आगे जो प्रश्न बन सकता है, जैसे बन सकता है कि भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रामनंद को कहा जाता है। इसके प्रमुख शिष्य कौन थे, जैसे कबीर थे इसके प्रमुख शिष्य, इसके अलावा रैदास इसके प्रमुख शिष्य थे, याद रखिएगा आप सभी। और इन्होंने ही भगवान राम की भक्ति को सुलभ बनाया था, किसने? रामानंद ने। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ ना विशेषण की सिर्फ बात नहीं किया गया है, विशेषण का बात करता है तो धीरे धीरे, ये विशेषण शब्द है। जोर से चलना विशेषण शब्द है, अचानक चलना विशेषण है। पर यहाँ क्रिया विशेषण की बात किया गया है, तो जो यहाँ पर चलना है ना, चलना ये क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, ये आपका क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी की तरफ हम जा सकते हैं कि धीरे धीरे, याद रखिएगा, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। जैसे कि तेज हो गया, अचानक हो गया, या रोज, या कह सकते फिर, ये सभी आपका क्रिया विशेषण का ही शब्द है, या कह सकते हैं विशेषण का शब्द है। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई। अच्छा ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब आगे क्या बन सकता है आपसे इससे प्रश्न, इसके संस्थापक पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे। ज्योतिबा फूले थे, याद रखिएगा आप सभी। याद रखिएगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जो कि दलित और महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक अधिकार देने का काम किया था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए धन विधेयक की परिभाषा की बात किया जाए तो अनुच्छेद 110 का क्लाउड 1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। और ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है। आगे क्या बन सकता है कि अगर बात किया जाए कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, तो याद रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक सबसे पहले। अच्छा राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रहता है? 14 दिन तक रोक सकता है। इसके बाद धन विधेयक वहाँ नहीं रहेगा, लोकसभा में आ जाएगा फिर से, याद रखिएगा। धन विधेयक क्या होता है? कर, उधारी, कोष आदि से संबंधित इसमें प्रावधान होता है धन विधेयक में। तो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये कंठ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कंठ में एक वोकल आपका कार्डियस होता है, जिसे हम कॉर्डियस के नाम से भी जानते हैं, इसी से आपका ध्वनि उत्पन्न होगा। और कंठ को स्वर्ण तंत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। अगला है CO2 में कार्बन की संरचना व्यवस्था क्या होती है, तो ये आपका sp हो जाएगा, हाइब्रिड, याद रखेंगे आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 34 पर ध्यान दीजिएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम सभी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। और ये आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, यानी कि ये PYQ क्वेश्चन है। अच्छा ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है। आगे यहाँ से जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था जी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया था जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था? अच्छा, नोबेल पुरस्कार बताएं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। भारत में नोबेल पुरस्कार 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। दूसरा 1930 में सीवी रमन को दिया गया था रमन प्रभाव के कारण भौतिकी क्षेत्र में। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है। ये भी आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी अटपटा क्वेश्चन है कि इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ की बात किया जाए कि सरकारी खर्च और कर दोनों अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आय में भी 1 ही रुपया का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में सी होगा, 1 रुपया ही बढ़ेगा। सरकारी खर्च और कर में अगर 1 रुपया बढ़ रहा है ना तो आपका आय में भी 1 रुपया का वृद्धि होगा। सिंपल सा और आसान प्रश्न था। निम्न में से कौन सा युग्म एकदम बिल्कुल गलत सुमेलित है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि वीर कुबेर सिंह बिहार से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से किया था, ये भी सही है। नाना साहेब अवध से किया था, नहीं, गलत है। नाना साहेब अवध से नहीं, कानपुर से किया था। कहाँ पे किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था। अच्छा, अवध से किसने किया था? तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। याद रखिएगा आप सभी, हजरत महल ने किया था। इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? तो देखिए ये भी प्रश्न आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के याद रखिएगा आप सभी, PYQ प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में क्या क्या बन सकता है इस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहले कि आपका दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? आपका सत्यार्थ प्रकाश था। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, प्रकाशन कब हुआ था इस पुस्तक का? 1875 में किया गया था। यह प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में कि सत्यार्थ पुस्तक का प्रकाशन 1875 में हुआ था। अब दयानंद सरस्वती से प्रश्न याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछे कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये आप 2 फैक्ट को याद रखिएगा जो आपके पेपर में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 39 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? देखिए यूरिया उर्वरक के उत्पादन की बात किया जाए तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है इसमें। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46%। अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? लगभग 78% है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग जो है कि 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के अप्रॉक्स में है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक सूची को 2 को मिलाना है। यहाँ पर इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आता है तो इसको याद रखिएगा आप सभी। पहला सूची, दूसरा सूची। पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका वंश गति है या वंशा गति है, ये आपका, इसको सही कर लीजिएगा आप सभी। ये आपका क्या है? वंशागति है। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स। याद रखिएगा आपसे, वंशागति का हो जाएगा जेनेटिक्स, पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी हो जाएगा, और जीवाश्म का हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। तो इसका कूट आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा आपसे, बी वाला आपसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसको मिला के, ठीक है। बाकी बात डायरेक्ट आप याद रखिए। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीकी का संबंध किससे है? तो देखिए कवच तकनीकी जो है ये एक ट्रेन टक्कर विरोधी तकनीकी है आपका कवच तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो देखिए मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित था। किस पर? लैंगिक जनन पर। मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पर किया था? परीक्षण मटर के पौधे पर किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, बिल्कुल सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन, मैकुलन ने खोजा था, यह भी सही है। विटामिन सी जेम्स लैंड, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी सही है। विटामिन डी का खोजकर्ता पॉल मूलर था, नहीं ये गलत है, याद रखिएगा आपसे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, याद रखेंगे आप सभी। इसने आपका DDT
कीटनाशक की खोज किया था पॉल मूलर ने, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के लिए निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगटा हो जाएगा। तो ये आपका मेंडुला ऑब्लांगटा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए सही कथन इनमें से चुनना है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी से ज़्यादा होता है, क्योंकि बैगनी का देखिएगा तो विक्षेपण ज़्यादा होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जबकि लाल का क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, विक्षेपण कम होता है। तो लाल प्रकाश का उपयोग हम सभी खतरों में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षा के लिए दिया जाता है? किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिफिथेरिया, उसके बाद कुकुर खांसी और टेटनस के लिए। अगला है कि जीनोम प्रौद्योगिकी है। देखिए जीनोम प्रौद्योगिकी क्या है आपका? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी ही है आपका जीनोम प्रौद्योगिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी, और ये कब? 1888 में, 1688 कर लीजिएगा आप सभी। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में 1688 में। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर भाग की बात किया गया है, तो भाग 4 में आपका लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात किया गया है। अच्छा भाग 4 ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और ये 36 से लेकर आपका 51 तक है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला है कि रीपोलिंग क्या है? तो रीपोलिंग क्या होता है? फिर से मतदान करना, यानी कि पुनः मतदान। अगला है कि परिवर्तन निर्देशालय ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा राहुल नवीन, इसके अभी नए निर्देशक बने हैं। अगला है, भारत एक क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा मॉर्कल को किया गया है, याद रखें। अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्च रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या दिया है? तो देखिए इसका नाम अभी गौरव रखा है, याद रखेंगे आप सभी। तो